नमस्कार, जय हिंद, राधे साथियों। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने आरओ की तैयारी में। तो फिर मैं लगातार हर क्लास में बोलता हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार और। वैसे में बार-बार आप भी सोचते होंगे कि सर जब भी देखो तब एक ही शब्द बोलते हैं। तो वो सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है साथियों, इसलिए बोलता हूँ कि सिलेक्शन ही एकमात्र विकल्प है, लक्ष्य प्राप्ति ही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा और कुछ नहीं है साथियों। तो हम साथियों संगम काल पढ़ रहे थे। संगम काल में साथियों हमने की चर्चा हुई, उसके बाद पल्लव काल की चर्चा हुई, चोल चेर पांड्य जब इनकी चर्चा हुई। तो अभी चोलाज रह गए हैं साथियों, चेर काल की हो गई। जैसे चेर काल को, जिस चेर वंश को आप देखो केरलपत जो बोला जाता था, अशोक के अभिलेखों में केरलपत बोला गया है। तो उसी को चेर साम्राज्य को ही बोला गया है, चेर वंश को ही बोला गया है। उसके बाद जैसे ही साथियों आप देखोगे तो उसमें आपको, जैसे ही हम आज की जो क्लास है संगम काल वो चल रहा था, तो कल की क्लास हमने पल्लव कालीन कला तक पहुंचे थे, पल्लव कालीन। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और दक्षिण भारत की है तो थोड़ी क्लिष्ट हिंदी वाले शब्द भी हैं, तो थोड़ा आराम से करवाते हैं। उसके बाद चोल से तो आपको मैंने बताया चोला जब करवाऊंगा, चोला वंश की जब चर्चा होगी, विजयालय चोल वंश का संस्थापक है। तो उसके बाद जैसे ही आप देखो पल्लव कला साथियों आप देखोगे तो इसे चार, आप कह सकते हो कि इसे चार शैलियों में चर्चा की जा सकती है। पहली शैली की जैसे हो तो इसे महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन शैली, वर्मन शैली। दूसरी साथियों अगर आप कहें तो सीधे सीधे महेंद्र वर्मन द्वितीय शैली हो जाएगी, महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय, वर्मन द्वितीय। और तीसरी साथियों आपको लगेगा महेंद्र, आप जैसी चर्चा होगी तो नंदीवर्धन आ जाएगी, नंदीवर्धन शैली आ जाएगी। उसके बाद तो साथियों नंदीवर्धन अगर लिखो तो नंदीवर्धन लिख लो, या बाकी ये छोड़ो यहाँ से जैसे ही। तो सीधे सीधे हम पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि बार बार ये सब करवाना आपको, सीधे हम पीपीटी पे ही आते हैं बिना देरी करे, क्योंकि ये सब तो करता रहेगा, वो सब पीपीटी में भी दे रखा है तो रिपीट फालतू में वो करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही हम आ जाएं तो हम पल्लवकालीन साथियों उसकी चर्चा होगी कला की। और पल्लवकालीन कला की चर्चा होगी तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा साथियों कि जैसे ही आपको देखने को मिलेगा तो आप देखोगे कि द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ पल्लव वंश में हुआ। तो द्रविड़ शैली में जो मंदिर स्थापत्य कला का जो प्रारंभ हुआ वो पल्लव काल में हुआ साथियों। और पल्लव काल में मैंने आपको बताया था कि जो चार शैलियां हैं वो आपको मिलेंगी। तो जैसे पहली तो साथियों ये महेंद्र वर्मन शैली आपको दिखी रही है, इसका विकास चार चरणों में हुआ। जो चार चरण कौन कौन से हैं? प्रथम साथियों महेंद्र वर्मन शैली हो गया। इस समय गुफाओं का निर्माण हुआ जिन्हें मंडप कहा जाता था। तो गुफाओं को साथियों मंडप कहा जाता। इनमें से एक या दो कक्ष होते थे इनमें, तो ये इस पे साथियों ध्यान रखना है। और जहां से मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा स्पीड से करवा रहे हैं, तो साथियों जहां मुझे लगेगा कि यहाँ से आयोग प्रश्न उठा सकता है, मैं वो आपको बड़े विस्तार से बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। बाकी जहां मुझे लग रहा है कि यहाँ से आयोग प्रश्न, मतलब अनुमानता लग रहा है कि 20% ही प्रश्न पूछ सकता है, तो वहां पे साथियों में ज्यादा समय वेस्ट न करके, ज्यादा समय को नष्ट न करके सीधे सीधे मैं आगे बढ़ रहा हूँ साथियों। वो आपको जहां भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट सेशन में आपको जो भी जिस शब्द में या कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो एक बार कमेंट करके साथियों वो बता दीजिए, उसका अगले दिन ही आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि लिंक में टेलीग्राम पे हमारा चैनल बन चुका है, टेलीग्राम पर ग्रुप है आगाज क्लासेस ऑफिशियल के नाम से। उसमें सारी की सारी पीडीएफ डाल दी गई हैं, गुप्त काल तक पीडीएफ उसमें पहुंचा दी गई हैं। तो सभी साथी मिलकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको डेली बेसिस पर वो सब आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और लिंक मैंने बता दिया था कि इसके हर क्लास के पिछले 3 क्लासों से डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो डिस्क्रिप्शन में साथियों डालता जा रहा हूँ। और इस आज की क्लास में भी साथियों डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप बेफिक्र होकर वहां से भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको किसी शब्द में दिक्कत हो। तो पहली साथियों नरसिंह वर्मन शैली, दूसरी साथियों नरसिंह वर्मन प्रथम प्रथम शैली, जिसे मामल्ल शैली भी बोला जाता है, मामल्ल शैली भी बोला जाता है साथियों। इस चरण में आपको 3 या 4 कक्ष वाले मंडप बने। पहले चरण में साथियों 2 कक्ष वाले मंडप बने, 1 या 2 कक्ष वाले। इसमें 3 या 4 कक्ष वाले मंडप बने।
महाबलीपुरम में रथ मंदिर, रथ मंदिरों में आप देखोगे सप्त रथ मंदिरों की चर्चा होगी। उसमें आप देखोगे पांडव मंदिर, जो अलग अलग तरीके से पांडवों के, उसमें सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी मंदिर है। तो आप सीधे सीधे सप्त पैगोड़ा, सप्त पैगोड़ा साथियों जो बोला जाता है, जिसे सप्त पैगोड़ा का मंदिर इतना फेमस मंदिर है, जिसे रथ मंदिर है। सप्त पैगोड़ा में आपको द्रौपदी मंदिर सबसे छोटा मिलेगा साथियों। यह एकाश्म पत्थर से बनाए गए मंदिर हैं साथियों। एक ही पत्थर को काटकर, एकाश्म का मतलब है कि एक ही पत्थर को काटकर उसका चित्र बनाना, या उसमें मंदिर बना के अलंकृत करना, या एक ही पहाड़ को, पूरे पत्थर को, एकाश्म पत्थर को काटकर वहां से वहां आपको मंदिर बनाना, वही एकाश्म पत्थर के द्वारा बनाए गए मंदिर है। या एकाश्म मूर्ति भी साथी बोला जाता है कि एक ही पत्थर को काटकर मूर्ति बनाना, उसमें कोई जॉइंट या कुछ नहीं, दूसरा पत्थर का प्रयोग न करना, वो एकाश्म पत्थर होता है साथियों। इन मंदिरों की संख्या 8 है, ये साथियों ध्यान रखना है। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि प्रमुख मंदिरों में, जो मामल्ल शैली के प्रमुख मंदिरों में, रथ मंदिर जो मैंने बताया था कि सप्त पैगोड़ा में जो रथ मंदिर है, जो सबसे सुंदर मंदिर है वो युधिष्ठिर का मंदिर है, युधिष्ठिर का रथ मंदिर है साथियों। दूसरा आप देखो अर्जुन रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, नकुल सहदेव का रथ मंदिर है। तो मैंने अभी आपको बताया पांडव रथ मंदिर थे, तो पांडवों के नाम से ही साथियों आपको मंदिर मिलेंगे। उसके बाद द्रौपदी का रथ मंदिर, ये सबसे छोटा है और सबसे साधारण है साथियों, द्रौपदी रथ मंदिर। उसके बाद आता है साथियों गणेश मंदिर और पिदारी मंदिर। तो रथ मंदिर ही ज्यादातर पूछता है, उसमें भी युधिष्ठिर और द्रौपदी सबसे छोटा पूछ लेगा, तो द्रौपदी ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही हम आते हैं साथियों तो नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह शैली, जो तीसरा साथियों चरण है, वो साथियों आपको देखने को मिलेगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय और राजसिंह शैली, या राजसिंह शैली साथियों ये बोला जाता है। पल्लव मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जिसे बोला जाता है वो यही है, राजसिंह शैली। इसमें छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ साथियों, छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। इससे पहली वाली जो शैली थी नरसिंह वर्मन प्रथम शैली या मामल शैली, उसमें एकाश्म पत्थर को काटकर साथियों मंदिर बनाए गए थे। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर साथियों इसी का है, राजसिंह शैली का या नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली का था। इस शैली का प्रथम मंदिर साथियों कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा साथियों जैसे आएंगे तो नंदी वर्मन द्वितीय शैली, द्वितीय शैली साथियों आपको मिलेगी। नंदी वर्मन द्वितीय साथियों यही चतुर्थ जो चौथा चरण है वो साथियों नंदी वर्धन द्वितीय शैली। पल्लव मंदिर स्थापत्य कला का पतन होता है साथियों इसमें नंदी वर्मन द्वितीय शैली में, क्योंकि 4 चरण में अंतिम चरण है तो पतन तो साथियों स्वाभाविक है कि जब चौथा चरण है, अंतिम चरण चल रहा है, तो वो स्वाभाविक होगा पतन। इस समय छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ साथियों, लेकिन अलंकृत या कह सकते हो कि अलंकरण पर ध्यान, अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया साथियों। छोटे छोटे मंदिरों का आप सोच सकते हो साथियों, छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन इस समय पतन हुआ वो अलग बात है। पतन हुआ वो एक सामान्य बात है कि चतुर्थ चरण था, अंतिम चरण था, तो पतन आपको नजर आएगा। लेकिन छोटे छोटे पत्थरों से जो मंदिर निर्माण किए गए उनमें साथियों अलंकरण विशेष विशेष रूप से अलंकरण पर ध्यान दिया गया। अलंकृत मिलेंगे साथियों, जड़ावट मिलेगी आपको, सजावट मिलेगी, अलंकरण अलग सा, अलग अलग तरीके के छोटे छोटे चित्र मिलेंगे साथियों। इनमें प्रमुख मंदिर है साथियों बैकुंठ पेरीमल मंदिर, मुक्तेश्वर मंगतेश्वर मंदिर, तो इस पे ध्यान रखना साथियों। इसके बाद जैसे ही जब चर्चा होगी तो आप देख पाओगे कि जैसे ही उससे आगे जो, अब मैं आपको एक बार रिवीजन और जैसे करवाऊं तो आपको ध्यान रखना है कि 4 चरणों में आप कह सकते हो कि पल्लवकालीन जो मंदिर स्थापत्य कला या पल्लव कालीन कला थी वो 4 चरणों में आपको नजर आएगी। और 4 चरणों में सबसे पहला चरण कौन सा है, महेंद्र वर्मन शैली। दूसरा चरण साथियों महेंद्र वर्मन प्रथम शैली। दूसरा आपको मिलेगा साथियों महेंद्र वर्मन द्वितीय शैली, तीसरा चरण। चौथा साथियों नंदी वर्मन शैली, ये मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 4 चरणों की जैसी चर्चा होगी तो 4 चरणों की चर्चा के बाद साथियों हम आ जाएंगे, जहां तक है कि मुझे लग रहा है कि अब पल्लव कालीन कला, हाँ पल्लव कालीन कला लगभग हो गई, तो हम आ जाएंगे चोल आज पर। तो चोल काल की, जैसे चोल वंश की जब चर्चा होगी तो आप देख पाओगे कि चोल काल में का जो सबसे पहले आता है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक। तो साथ ही संस्थापक की जैसी चर्चा होगी तो आप देख पाओगे कि चोल काल का संस्थापक कह सकते हो कि विजयालय था। विजयालय को ही तो चोल काल का संस्थापक बोला गया है। विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद आदित्य प्रथम होगा। आदित्य प्रथम के बाद जैसी चर्चा होगी तो आदित्य प्रथम की जैसी चर्चा होगी तो इसमें आप देखोगे कि पल्लवों को पराजित कर चोलों की स्वतंत्रता स्थापित की गई। एक सेकंड में साथियों थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूँ।
हाँ, तो हम चोल वंश पर साथी पहुंच गए थे। तो चोल वंश की जैसी चर्चा होगी तो मैं आपको जैसे व्हाइट बोर्ड पे जब मैं करवाऊं, तो ये साथियों मैं हटा के सीधे चोलाज पे आ जाता हूँ। तो चोल वंश या चोल साम्राज्य की जब चर्चा हो तो सीधे सीधे साथियों आ जाएगा संस्थापक। संस्थापक, और जब संस्थापक की चर्चा होगी तो साथियों विजयालय। विजयालय विजयालय साथी संस्थापक था। विजयालय संस्थापक था। दूसरा जैसे ही साथियों चर्चा होगी तो दूसरे उसकी चर्चा होगी तो सबसे पहले दूसरा का शासक इसमें देखा जाए, संस्थापक ये हो गया। सेकंड शासक अगर देखा जाए सेकंड, तो आप कह सकते हो कि आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम था। और आदित्य प्रथम का एक साथियों आप कह सकते हो कि आप सीधे सीधे इसकी एक उपलब्धि अगर हम कहना चाहें तो आप कह सकते हो कि इसने पल्लवों को पराजित कर, पल्लवों को पराजित किया। पराजित किया। पराजित किया या अपने साम्राज्य को विस्तार, पराजित कर साम्राज्य को विस्तार किया। इसके बाद ही साथियों तीसरा का शासक की जो महत्वपूर्ण शासक है उसकी चर्चा करें तो परांतक। परांतक प्रथम। परांतक प्रथम साथियों चर्चा होगी। परांतक प्रथम साथियों आपको ध्यान रखना है, परांतक प्रथम की चर्चा होगी। और परांतक प्रथम के बारे में आप देखे होंगे कि एक अभिलेख की चर्चा होती है साथियों, उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख। अभिलेख, तो इस पे विशेष ध्यान रखना चाहिए साथियों। इसके बाद हम सीधे पीपीटी पे आते हैं। तो उस पर आप देखोगे कि जैसे ही हम चर्चा करेंगे चोल साम्राज्य की या चोल वंश पर अगर हम आए तो इसका एक ये पल्लवों का और रह गया साथियों एक बार, ये और मैं करवा देता हूँ। पल्लव काल में अलवार। पल्लव काल में अलवार और नयनार संतों में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। ये तो साथियों मैंने आपको अलवार और नयनार शांत शुरुआत में करवाई दिया था, वही इसीलिए मैंने इसे स्किप कर दिया था अभी। पल्लव शासकों ने शिक्षा केंद्रों का निर्माण करवाया जिन्हें घटिका बोला जाता था। ये साथियों घटिका, हाँ ये महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान रखना। ट्रिपल स्टार में लगा देता हूँ इसे कि घटिका किसे कहा जाता है। पल्लव काल में शिक्षा के केंद्रों को साथियों घटिका बोला जाता था। पल्लव शासकों ने भारवी, जिसकी रचना थी किरातार्जुन, मैंने विस्तार से करवाया साथियों, और मैं उसमें करवाऊँ दंडिन, दस कुमार चरित की रचना थी। काव्यदर्श भी दंडिन की रचना है। अवंति सुंदरी भी इसकी रचना थी। ये इतने आप कह सकते हो कि ऐसे विद्वान इसके दरबारी का दरबार में रहते थे। कांची उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ये भी ध्यान रखना एक पॉइंट है। तो मेन पॉइंट साथियों ये इसीलिए मैंने इसकी करवा दिया था क्योंकि भारवी और इसकी दंडन की जब चर्चा होगी तो वो साथियों उसके बाद शुरुआत में मैंने आपको करवाया था और गुप्तोत्तर काल में भी आपको करवाया था। शुरुआत में मैंने स्पेशली भारवी की तो रचना चर्चा हो ही गई है। उसके बाद दंडन की भी रचना वो चर्चा होगी साथियों, जब उस बुक और लेकर करवाए थे मैंने इससे पहली क्लास में, तो विस्तार से चर्चा हुई, इसीलिए मैंने साथियों इसकी कर दिया था। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो उसके बाद फिर सीधे चोल पे पहुंच जाएंगे। तो चोल वंश की जैसी चर्चा हुई तो मैंने अभी आपको बताया था कि संस्थापक विजयालय। उसके बाद आप देखोगे दूसरा शासक आदित्य प्रथम, इसने पल्लवों को पराजित कर चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो पल्लवों को पराजित किया, ये मैंने अभी आपको बताया। तीसरा शासक मैंने अभी आपको साथियों करवाया कि परांतक प्रथम आ जाएगा। परांतक प्रथम से जैसी चर्चा होगी तो उसमें आप देखोगे कि उत्तर मेरूर अभिलेख की चर्चा होगी। और उत्तर मेरूर अभिलेख में भी अब साथियों जैसे ही हम करें, जैसे मैंने बताया था कि तीसरा शासक परांतक प्रथम, उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख की साथियों अगर चर्चा करें तो आप देखोगे कि उस उत्तर मेरूर अभिलेख क्यों प्रसिद्ध कह सकते हो कि महत्वपूर्ण है। तो साथियों उत्तर मेरूर अभिलेख इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो मेन मेन अगर मैं आपको बताऊं स्थानीय शासन के लिए चोल साम्राज्य सबसे पहले महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें भी अगर आप देखोगे कि स्थानीय शासन का जो साक्ष्य या स्थानीय शासन का जो आप कह सकते हो कि एक प्रमाण जो प्राप्त होता है वो उत्तर मेरूर अभिलेख, परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से साथियों प्राप्त होता है। तो इसे आप विशेष ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही आप जिक्र करोगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि उत्तर मेरूर अभिलेख में ही इसमें ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाएगा। और जब ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाएगा उसके बाद जो प्रशासन का उत्तरदायित्व है वो आपको नजर आएगा। और उत्तरदायित्व जब आपको नजर आएगा तो आप देखोगे कि उत्तरदायित्व का निर्वहन गांव स्वयं करने लगेंगे। और जब गांव स्वयं करने लगेंगे उत्तरदायित्व का निर्वहन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन, तो वो स्थानीय शासन आप कह सकते हो स्थानीय सुशासन का उदाहरण है ही है। तो यही साथियों सबसे पहले पूछा, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कोई पूछा जाता है तो वही पूछा जाता है कि जो चोल साम्राज्य है वो स्थानीय सुशासन, स्थानीय
स्थानीय स्वशासन स्वशासन का आप कह सकते हो कि स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ तो वो चोल साम्राज्य से, आपको चोल काल से आपको माना जाएगा स्थानीय स्वशासन यहीं से। और आप कह सकते हो कि सर्वाधिक विकसित अगर स्थानीय स्वशासन वो भी शास्त्रीय चोल साम्राज्य ही माना जाएगा। इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मैंने आपको बताया उत्तर मेरू अभिलेख, परांतक प्रथम का उत्तर मेरू अभिलेख है, वहां से साथियों प्रमाण मिलते हैं। और स्थानीय स्वशासन में आप देखोगे तो गाँव को 30 भागों में विभाजित किया गया, जैसे होता है ना गाँव को भागों में जैसे विभाजित किया गया था। उसके बाद आप देखोगे कि 30 भागों में अगर जो विभाजित किया था उसमें 30 सदस्य होते थे। गाँव के जो 30 भागों में जो गाँव को विभाजित किया गया था स्थानीय शासन का जिक्र करें तो गाँव, जब गाँव की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि इन्हें 30 भागों में विभाजित किया गया है स्थानीय शासन की। वैसे मैंने इससे आगे पीपीटी में दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 30 भागों में साथियों 30 सदस्य थे। 30 सदस्य अपने अपने भागों की जैसे वो करते थे। और जब 30 सदस्य होंगे तो आप देखोगे कि 30 सदस्य इस समिति के जैसे जो 30 भागों में विभाजित है उसके बाद एक समिति थी, समिति में 30 सदस्य थे। 30 सदस्यों में समिति को अलग अलग उत्तरदायित्व दिया गया था। 30 सदस्यों की समिति थी, उसको उत्तरदायित्व दिया गया साथियों, उत्तरदायित्व। और उत्तरदायित्व अलग अलग दिया जाएगा। जब वो अलग अलग उत्तरदायित्व दिया जाएगा तो उसके लिए जब उत्तरदायित्व का अलग अलग उत्तरदायित्व दिया जाएगा तभी तो उत्तरदायित्व का निर्वहन समय पर होगा। जब उत्तरदायित्व का निर्वहन समय पर होगा तो साथियों स्थानीय स्वशासन आपको बखूबी नजर आएगा। इसके बाद अगर पूछ लेता है कि समिति में प्रवेश करने की या कुछ योग्यताएं जैसे थी तो वो सब मैंने साथियों पीपीटी में अभी दे रखा है। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा। तो जैसे हम साथियों आगे बढ़े तो आप देखोगे पर मेन जो पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य का जो मेन है वो स्थानीय स्वशासन की साथियों चर्चा होती है, तो उस पर विशेष ध्यान रखना। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे तो जिसमें स्थानीय सुशासन मैंने बताया था उत्तर मेरू अभिलेख में स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता था जिसके प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन गांव स्वयं करते थे। जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता था उसके प्रशासन के उत्तरदायित्वों की जो आप कह सकते हो उत्तरदायित्वों का निर्वहन गांव स्वयं करते थे साथियों, तो उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही हम जिक्र करेंगे तो आपको नजर आएगा कि गांव को 30 भागों में विभाजित किया जाता था। 30 सदस्यों की एक समिति या सभा समिति उस सभा या समिति होती थी। समिति को ही उर बोला जाता है साथियों। ये 3 शब्द आपको ध्यान रखना है। सभा, ये स नहीं है, सभा, समिति और उर, तीनों साथियों सभा भी बोला जाता था, उसी को समिति बोला जाता था कहीं कहीं। और चोल साम्राज्य में आप देखोगे तो उर बोला जाता था। सदस्य बनने हेतु कुछ योग्यता मैंने अभी बताया था कि कुछ योग्यताएं जरूर थी। उन योग्यताओं का यही होगा साथियों कि विद्वान होना चाहिए, गांव का सदस्य होना चाहिए। इसमें आप देखोगे साथियों स्वयं का मकान होना चाहिए, 1.5 एकड़ भूमि, 1/1/2 मतलब 1.50 या 1.5 एकड़ कम से कम जमीन होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति का न होना। एक सदस्य एक बार ही समिति का सदस्य बन सकता था। और समिति का चयन साथियों मेन होता है, समिति का चयन लॉटरी के आधार पर होता था। और लॉटरी भी साथियों आप देखोगे कि पर्ची बच्चे के द्वारा उठाई जाती थी, पर्ची उठाता था। तो ये आपको साथियों विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो आपको देखोगे साथियों कि परांतक द्वितीय जो दूसरा शासक था वो था परांतक द्वितीय। तीसरा शासक, पहला तो साथियों विजयालय हो गया, दूसरा आदित्य प्रथम हो गया, तीसरा परांतक प्रथम हो गया, चौथा साथियों अगर कोई शासक था वो था परांतक द्वितीय, जिसे सुंदर चोल भी बोला जाता था। सुंदर चोल के रूप में प्रसिद्ध था। इसके भी साथ ही सुंदर चोल की जब चर्चा होंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरीके से। उसके बाद साथियों शासक था उत्तम चोल। सुंदर चोल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो पूछा भी नहीं गया, तो इसीलिए मैंने साथियों सिर्फ इतना ही कि परांतक द्वितीय को सुंदर चोल बोला जाता था। तो बाई चांस पूछ ले कि सुंदर चोल कौन था तो उस पर ध्यान रखना। उसके बाद आपको उत्तम चोल लगेगा मिलेगा, इसने चांदी के सिक्के चलाए साथियों उत्तम चोल ने, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चांदी के सिक्के चलाए। इसके बाद साथियों अरिमोली वर्मन आपको दिखेगा। अरिमोली वर्मन आपको उपाधि राज राज की मिलेगी साथियों, राज राज अरिमोली वर्मन की। और अरिमोली वर्मन से भी साथियों वो शासक नहीं है लेकिन योद्धा अगर कोई बोला जाए तो वो था करिकाल। मैंने आपको कल भी करवाया था करिकाल की, जब कल की क्लास में चर्चा हुई थी।
करिकाल को ध्यान रखना। करिकाल का मतलब होता है कि पैर, आधा पैर कटे हुए पैर वाला, तो आपको ध्यान रखना है। इसने आप देखोगे कि जो अरिमोलीवर्मन था उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और श्रीलंका के शासक महेंद्र फाइव को, पांचवें मतलब महेंद्र फाइव को पराजित किया एवं श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को तहस नहस कर दिया साथियों। तो ये इसके बारे में कि सीधे सीधे श्रीलंका को विजिट किया। इसके बाद इसने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया। इसके आगे जैसे ही हम साथियों एक शासक की, जब इसके बाद वाले शासक की चर्चा करेंगे, तो इसने सिर्फ उत्तरी भाग पर अधिकार किया। और जब इसके बाद जब चर्चा होगी तो आप देखोगे कि संपूर्ण श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और जब संपूर्ण श्रीलंका अपने साम्राज्य में मिला लिया जाएगा तो आप देखोगे कि जो कह सकते हो कि बंगाल की खाड़ी है उसे चोल झील के रूप में जाना जाएगा। तो इसके आगे जैसे तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का साथियों निर्माण करवाया, तो ये महत्वपूर्ण है। इस पे मैं साथियों 4 स्टार लगा दे रहा हूँ। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है और आयोग पूछता है ऐसे कल्चर वाले सवाल कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो आप देखने ध्यान रखना कि अम्बोलीवर्मन। इसके बाद जिसे जिसे राजराज, जैसे राजराज भी बोला जाता था, तो ध्यान रखना। जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, बृहदेश्वर मंदिर को साथियों राजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। इसके आगे जैसे ही हम बढ़े तो आप देखोगे कि यह 1010 में बनकर तैयार हुआ। 1010 ईस्वी में साथियों ये बनकर तैयार हुआ। 2010 में आरबीआई ने 1000 रुपए का सिक्का जारी किया। तो ये आपको एक बताने के लिए कि अगर एक बेसिक जानकारी 1010 कैसे याद करना है, तो आप ध्यान रखना कि 1010 में बनकर तैयार हुआ। तो 2010 में आरबीआई ने 1000 का रुपए का सिक्का जारी किया। तो ये इस पे ध्यान रखना। ये इसी की स्मृति में, जब बृहदेश्वर मंदिर जो बनकर 1010 में तैयार हुआ, उसी की, उसमें कह सकते हैं कि उसी को मनाने के लिए, उसी परिप्रेक्ष्य में 2010 में आरबीआई ने 1000 रुपए का सिक्का जो जारी किया था, वो इसीलिए जारी किया था साथियों। राजराजेश्वर मंदिर ने अपने विमान के लिए प्रसिद्ध है। राजराजेश्वर मंदिर जो अपने विमान के लिए प्रसिद्ध है, विमान बोला जाता था साथियों उसके मंडप को साथियों विमान बोला जाता। या शिखर, शिखर इसका पिरामिड नुमा था। अष्टाकृति या अष्टाकृति साथियों, अष्टाकृति ध्यान रखना साथियों। तो मेन साथियों मैं आपको बता दूं तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको गुप्तोत्तर में करवाया है, बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली में विस्तार से आपको समझाया है कि द्रविड़ शिखर पिरामिड नुमा कौन से थे। द्रविड़ आपके द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनते थे उसमें शिखर पिरामिड नुमा थे। और आप देख सकते हो कि नागर शैली में शिखर आपको मिलेंगे, उसमें आमलक की वो मिलेगी, वहाँ पिरामिड नुमा नहीं मिलेंगे साथियों। तो इससे आगे जैसे ही हम बढ़े साथियों तो आप देख पाओगे कि राजेंद्र प्रथम, अब राजेंद्र प्रथम ने 1014 से 1044 ईस्वी तक राज किया। इस वंश का सबसे महान शासक, और इसी में साथियों यही आपको देखोगे श्रीलंका को अपने राज्य में, पूर्णतः श्रीलंका को अपने राज्य में मिला लेगा। और जब पूर्णतः श्रीलंका को अपने राज्य में मिला लेगा तो यही साथियों बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित, चोल झील के नाम से या चोल झील में परिवर्तित करेगा। इसने अपने पिता की नीति को जारी रखा। इसने महेंद्र पंचम की हत्या कर संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम अधिकार करेगा। इसके बाद आप देखो इसने अंडमान निकोबार, ए और एंड, ये साथियों आपको ध्यान रखना है, ये अंडमान निकोबार में थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप, निकोबार निकोबार द्वीप, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया साथियों इसने। इसके बाद आप देखोगे इसने जावा, सुमात्रा और सुदीमन आदि क्षेत्रों को भी जीता। जावा सुमात्रा साथियों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो उस बुद्ध आपको नजर आ रहा होगा कि इसने दक्षिण एशिया में आप महत्वपूर्ण साम्राज्य, अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण एशिया तक किया। इसके बाद जैसे हम चलेंगे तो आप देखोगे कि इसने गंगा नदी तक सभी राज्यों को पराजित किया। पाल वंश के शासक महिपाल को भी पराजित किया साथियों इसने, राजेंद्र प्रथम ने। इसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की साथियों। तो ये कई बार पूछा गया साथियों गंगई कोंड, तो इस पर ध्यान रखना। और गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। तो साथियों अपनी राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम नामक इसने नगर बसाया जिसे अपनी राजधानी बनाया। और गंगई कोंड की इसने अपनी उपाधि धारण की। गंगई कोंड चोलेश्वर मंदिर तथा गंगई चोलम तालाब का निर्माण करवाया। तो ये अभी तक साथियों नहीं पूछा गया कि गंगई चोलम तालाब का निर्माण किसने करवाया, या गंगई चोलम चोल आप कह सकते हो कि गंगई कोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण, तो ये पूछ सकता है। तो इस पर ध्यान रखना साथियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़े बिना देरी के, तो आपके राजेंद्र द्वितीय की चर्चा होगी।
राजेंद्र द्वितीय की साथियों अगर चर्चा हो, इसका राज्याभिषेक युद्ध के मैदान में हुआ था। उसके बाद अधिराजेंद्र आ जाता है, इसकी साथियों चर्चा। और हाँ, एक पॉइंट और रह गया राजेंद्र प्रथम में। राजेंद्र प्रथम का हो सकता है कि इसमें नहीं दे रखा, लेकिन ये साथियों आप ध्यान रखना कि इसने इसने बंगाल की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी को खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित किया। चोल झील में परिवर्तित किया। तो ये ध्यान रखना साथियों कि इसने राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित किया। तो ये भी एक पॉइंट था, तो ध्यान रखना। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो फिर साथियों शासक रह जाते हैं उसमें। राजेंद्र प्रथम अभी मैंने आपको बताया कि राज्याभिषेक युद्ध के मैदान में हुआ। दूसरा साथियों अधिराजेंद्र, जनता ने इसकी हत्या कर दी। तीसरा साथियों जो मिलता है, जो आप कह सकते हो कि सबसे जैसे कमजोर शासक अगर देखा तो कुलोत्तुंग आ जाता है। इसने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में भिखवा दिया। और जब साथियों चोल साम्राज्य का कोई शासक भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवाएगा तो आप कह सकते हो कि इसका विरोध बखूबी आपको देखने को मिलेगा। और जब विरोध देखने को मिलेगा तो आपको देखोगे कि अलग अलग तरीके से इसका पतन। अब किसी साम्राज्य से मैंने आपको बताया कि जनता का मोह भंग हो गया, जनता का मोह भंग हो जाएगा तो उसका पतन निश्चित है, उसका पतन होना ही निश्चित है। कोई न कोई आएगा और जन समर्थन नहीं मिला, जन समूह का समर्थन नहीं है, तो उसका पतन निश्चित है, पतन धीरे धीरे हो ही जाएगा। अब ये साथियों मैंने स्पेशली लिखवाई है कि चोल शासकों की विशेषताएं। तो यह चोल साम्राज्य, शासकों नहीं, चोल साम्राज्य की विशेषता। साम्राज्य भी साथियों लिख सकते हैं, साम्राज्य की विशेषताएं, चोल साम्राज्य की विशेषताएं, या चोल शासकों की विशेषताएं, या चोल साम्राज्य की। तो ध्यान रखना साथियों, ये मैंने अलग से करवाया कि यहाँ से प्रश्न बार बार उठाया गया है, इस पर ध्यान रखना। एक स्थानीय सुशासन, ये मैंने आपको करवाया कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर अब भी जैसे अगर स्टार लगाऊं तो मैं 4 स्टार फिर लगा दूंगा। मैंने आपको बार बार करा रहा हूँ, पेपर आउट हो रहा है। और ये जो मैं 4 स्टार लगा रहा हूँ साथियों, इस पर ध्यान रखना, ये सीधे सीधे पेपर में फंसने वाले प्रश्न है। पेपर में फंसने क्या, बार बार पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्हें पूछता है आयोग। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। कल्चर का पोर्शन आजकल बहुत पूछ रहा है, उस पर विशेष ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट साथियों, बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाता था, विशाल नौसेना थी। चोल झील क्यों कहा जाता है, विशाल नौसेना मैंने अभी आपको करवाया कि चोल झील में के नाम से परिवर्तित किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। शैव धर्म को संरक्षण दिया, शैव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए आपको दिखेगा कुलोत्तुंग विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा देगा। नटराज की मूर्ति की इस समय बनना आरंभ हुई। नटराज की मूर्ति पूछ लेता है साथियों। इनकी राजधानी तंजौर या तंजापुर थी साथियों। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे साथियों कि चोलकालीन स्थापत्य कला की चर्चा होगी। और स्थापत्य कला की जैसी चर्चा होगी तो मैं आपको बता दूं कि चोलकालीन जैसी स्थापत्य की चर्चा होगी तो आप देखोगे एक सेकंड, थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है, हम थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं साथियों, एक सेकंड। हाँ तो साथियों चोलकालीन स्थापत्य की चर्चा हुई। तो जब चोल कला की चर्चा होगी तो उसमें साथियों आप देखोगे कि उस पर अलग अलग राज्यों की, जैसे चोलों के से पहले जो राज था पल्लव काल, तो पल्लव काल की भी उस पर मिलेंगे विशेषताएं मिलेंगी चोलकालीन स्थापत्य में। उसके बाद चोल काल का तो प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। तो ये साथियों जब दोनों की प्रभाव मिलेगा तो वो भी मैंने आपको सिनॉप्सिस बना के अलग तरीके से मैंने आपको करवाया है कि जब चोल कला की जब चर्चा होगी आप देखोगे कि पल्लवों का प्रभाव भी नजर आएगा और चोलों का प्रभाव भी साथियों में नजर आएगा। पल्लवों में आप साथियों सबसे पहले आप कह सकते हो कि विजयालय जो चोल शासक था, उसके द्वारा जब नाट्यमलाई में चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो उस पर साथियों पल्लव प्रभाव नजर आएगा। चोल प्रभाव किस पर नजर आएगा, राजराज अरिम्बोली वर्मन ने बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में निर्माण करवाया। यह विशाल विमान के लिए प्रसिद्ध है, ये मैंने अभी आपको करवाया। ये साउथ इंडिया का कह सकते हैं कि सबसे टॉलेस्ट मतलब लंबा, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर, दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे ऊंचा ऊंचा मंदिर या ऊंचे शिखर वाला मंदिर साथियों कौन सा है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में जो है साथियों। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि दूसरा शासक साथियों परांतक प्रथम है, जिस पर आपको पल्लव कालीन कला का प्रभाव नजर आएगा। तो आप देखोगे इसके श्रीनिवास नल्लूर में कौरांगनाथ मंदिर में आपको पल्लव काल की प्रभाव नजर आएगा।
दूसरा इसका बताते हैं कि जो श्रीनगर, इसमें अगर बता दूं मैं आपको, तो आपको ये 5 है साथियों, आप ध्यान रखना। 5 में थोड़ा हिंदी में बना दिया, तो ये आपको ध्यान रखना। ये समझ में आ रहा होगा कि ये 5 मंजिला है। तो ये अक्षर अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं अभी यहाँ पे 5 ये लिख देता हूँ। आप ध्यान रखने का, इसका 5 मंजिला विमान विमान 5 मंजिल का विमान था साथियों, नल्लू कोरंगनाथ मंदिर का। इसी में साथियों सरस्वती, माँ दुर्गा व माँ लक्ष्मी की सुंदर तक्षण 3D मूर्तियां साथियों में लगी हुई हैं। तो ये एक मंदिर के बारे में जैसे ये पूछा नहीं गया है, सिर्फ इतना पूछेगा कि किस पर पल्लव काल का प्रभाव नजर आता है। तो ये साथियों सीधी सीधे आपको या तो शासकों के नाम दे देगा या उनकी स्थापत्य का नाम दे देगा। दूसरा साथियों जो चोल का प्रभाव जो नजर आता है वो राजेंद्र प्रथम के स्थापत्य पर नजर आता है, जिसने गंगे कोंड चोलपुरम में गंगे कोंड चोलेश्वर मंदिर निर्माण करवाया। अन्य प्रसिद्ध मंदिर में ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम में, कंपारेश्वर मंदिर त्रिभुवनम में, ये प्रसिद्ध चोल कालिक मंदिर हैं साथियों। तो इनसे ये पूछे नहीं गए हैं साथियों, गंगई कोल चोलपुरम बस एक स्थान पूछा गया है, बाकी नहीं पूछा गया है। तो आप विशेष ध्यान रखना कि बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया है, तो इस पे इतना वो मत कहना कि सर इतना फैक्ट कैसे। जो महत्वपूर्ण है मैं जो आपको बताते जा रहा हूँ कि मैं 4 स्टार जो लगाता जा रहा हूँ उन्हें जरूर रख लेना, क्योंकि वो क्या है बार बार पूछे जाएंगे साथियों। उसके बाद आप देखोगे कि चोलकालीन मंदिरों में नटराज, शिव, विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां मिलती हैं साथियों, तो इस पे आप ध्यान रखना। दारासुरम में विशाल मूर्तियों का केंद्र था। इन मंदिरों की दीवारों से साथियों धार्मिक चित्र भी प्राप्त होते हैं, जिसमें रामायण, महाभारत, भगवान शिव से संबंधित चित्र प्रसिद्ध हैं साथियों। तो ये मैंने अभी आपको कल की क्लास में विस्तार से समझाया कि किस किस धर्म से रिलेटेड थे, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे साथियों जैसी चर्चा होगी, तो हमारा अगर संगम युग देखा जाए तो संगम युग लगभग लगभग हमारा कवर हो गया है, लगभग क्या पूरा हो ही गया। संगम युग में साथियों चोल चेर पांड्य, इसी में साथियों मैंने आपको त्रिपक्षी संघर्ष भी करवाया। जैसे त्रिपक्षी संघर्ष तो मैंने उसमें करवाया था गुप्तोत्तर काल में। तो चोल चेर पांड्य की चर्चा हुई साथियों, उसमें मैंने चोलाज करवाया, फिर चेर काल करवाया। उसके बाद मैंने आपको करवाया अलग अलग तरीके से पांड्य शासकों की भी चर्चा हुई साथियों। तो ध्यान रखना साथियों, ये थोड़ा मैं समझ रहा हूँ साथियों आपको लग रहा होगा थोड़ी बोरिंग क्लास सी लगी। और दक्षिण संगम काल क्या है साथियों, थोड़ा क्लिष्ट हिंदी के शब्द हैं और थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा होगा, क्योंकि संगम काल से आज तक प्रश्न नहीं पूछता था, एक दो प्रश्न उठाता था तो आप छोड़े आते थे। बाकी जब से मुगल काल को एनसीईआरटी से हटाने की जब चर्चा हुई है, ये हटा दिया ही गया है, लगभग 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 हट ही गया, ये फाइनली हो गया है। तो अब दक्षिण भारत से प्रश्न उठा रहा है, दक्षिण भारत से प्रश्न उठा रहा है, तो साथियों आपको याद ध्यान रखना ही रखना है। और दक्षिण भारत में भी साथियों मैंने आपको बताया था कल्चर पे विशेष ध्यान रखना है। कल्चर जहाँ जहाँ मैंने 4 स्टार लगाए वो आपको ध्यान रखना है। राइटर और उनकी ध्यान रखना है, जो मैंने आपको करवाया था तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण जैसे करवाया था, तो उसकी ध्यान रखना है। तो साथियों संगम काल भी आपका पूरा हो गया। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत या पूर्व मध्यकाल जैसे होता है, वो पूर्व मध्यकाल भी यही है। संगम काल या गुप्तोत्तर काल को पूर्व मध्यकाल बोला जाता है, तो गुप्तोत्तर काल की भी साथियों चर्चा हो गई। तो हम मध्यकाल से साथियों प्रारंभ करेंगे, मध्यकाल में भी सल्तनत कालीन करवाएंगे। उसके बाद मुगल काल है वो साथियों में मॉडर्न के बाद करवाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मुगल काल से पूछेगा नहीं, मुगल काल का कल्चर वाला पोर्शन है, तो वो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके लिस्ट से आप देख लेना लेखक और जैसे राइटर और उनकी किताबें होती है बुक और राइटर जैसी चर्चा होती है, तो वो पूछ सकता है। जैसे बाबरनामा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वो पूछा गया था। अबुल फजल की जब चर्चा हुई थी तो अबुल फजल फजल का पूछा गया था कि प्रशासन खंड कौन सा है, तो तृतीय खंड से मिलेगा साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी संगम काल यहीं समाप्त होता है साथियों। उसके बाद मध्यकालीन हम प्रारंभ करेंगे, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मध्यकालीन कल की क्लास से प्रारंभ करते हैं। तो साथियों साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल साथियों। जय हिंद, राधे राधे।